ओके, तो देखो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर voltage generated in the short pitch coil divided by voltage generated in the full pitch coil, ठीक है। सो अब हम देखते हैं फुल पिच कॉइल में कितना वोल्टेज जनरेट हुआ है, क्या है 2E1। सो 2E1 मतलब देखो यहाँ पर हमने ए बी लिया है, ए बी, ये एक्चुअली ए बी है, ए बी, और ये क्या है बी। सो 2E1 मतलब कि हर एक साइड EC1 इज इक्वल टू E1, EC1 इज इक्वल टू EC2 इज इक्वल टू E1 हमने लिया है। सो EC1 ये क्या हुआ, ये E1 है, ये भी E1 है, ठीक है। सो EC टोटल EC कितना हुआ है 2E1। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2AB, है कि नहीं, 2AB। एंड यहाँ पर देखो AC जो है AC मतलब कि यहाँ पर EC क्या है AC, AC, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू 2AD, 2AD लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब वोल्टेज जनरेटेड इन शॉर्ट पिच कॉइल कितना है, AC है। वोल्टेज जनरेटेड इन फुल पिच कॉइल क्या है 2AV है। AC क्या है, AC मतलब के 2, AC क्या है, AC हमने लिया है 2AD एंड ये क्या है 2AB, 280 280 2A, ठीक है 280 280। अब देखो, अब यहां पर देखो AD, ठीक है, AD, AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD यहां पर देखो AD, AD यहां पर एंगल कितना है π/2, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है। सो AD, AD को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, AD एंड नीचे क्या है, नीचे हमारा AB, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो AD अपॉन AB। सो AD अपॉन AB बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो इसको हम क्या कहते हैं AD/AB को, अगर ये एंगल ले ले, ये मान लो कि थीटा है मतलब π/2 है, तो इसको हम कोसाइन कहेंगे या साइन कहेंगे, AD कोसाइन, कोसाइन। सो यहाँ पर AD/AB इज इक्वल टू cos α/2, cos α/2। सो पिच फैक्टर जो होता है KC, KC होता है cos α/2। इसको तुम लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके KC। अब देखो मान लो कि अगर हमने फुल पिच कॉइल लिया है, फॉर फुल पिच कॉइल, फॉर फुल पिच कॉइल, तो फुल पिच कॉइल के लिए केसी का वैल्यू कितना आएगा, फुल पिच कॉइल में, ये तो फुल पिच कॉइल है, फुल पिच कॉइल में अल्फा दिख रहा है, यहाँ पर अल्फा है, फुल पिच कॉइल में अल्फा नहीं है, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना है 0 है। सो यहाँ पर और फुल पिच कॉइल अल्फा 0 डिग्री, सो cos α/2 का, cos α/2 का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। सो फॉर फुल पिच कॉइल केसी जो होता है, केसी का वैल्यू कितना होता है 1 होता है,
ठीक है, Kc का वैल्यू 1 होता है। एंड फॉर अ शॉर्ट पिच कॉइल Kc का वैल्यू कितना आएगा? Kc का वैल्यू बता दो, लेस देन 1 आएगा या ग्रेटर देन 1 आएगा? लेस देन 1। लेस देन 1 आएगा, क्योंकि अब इसका एक एंगल का वैल्यू आ रहा है, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्मूले को अगर हम देखें कि फेजर सम ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक सम ऑफ द वोल्टेज, तो अरिथमेटिक सम ऑफ द वोल्टेज तो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर Kc का वैल्यू फॉर शॉर्ट पिच कॉइल, ये क्या है? फॉर शॉर्ट पिच कॉइल Kc का वैल्यू लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पिच फैक्टर है। सो अब हमें देखना है एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच। अच्छा, और एक बात, इस पिच फैक्टर को इसको ऑल्सो कॉल्ड, इसका और एक नाम भी है, ऑल्सो कॉल्ड कॉर्डिंग फैक्टर। ठीक है, कॉर्डिंग फैक्टर। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिफाइन कॉर्डिंग फैक्टर, तो कॉर्डिंग फैक्टर मतलब पिच फैक्टर ही है, ये बात याद रखना। ठीक है, सो इसको हम पिच फैक्टर कहते हैं, कॉइल स्पैन फैक्टर भी कहते हैं, और कॉर्डिंग फैक्टर भी कहते हैं, तीनों नाम है इसका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये जो शॉर्ट पिच कॉइल हम यूज किया है, मतलब कि ऑल्टरनेटर में शॉर्ट पिच कॉइल ही यूज किया जाता है, फुल पिच कॉइल को हम यूज नहीं करते। बेसिकली फुल पिच कॉइल जो होता है ये आइडियल होता है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते, हम शॉर्ट पिच कॉइल को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका दो एडवांटेज है। ठीक है, दो एडवांटेज है। सो देखो एडवांटेज, पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज क्या है? तो सर हार्मोनिक्स रिड्यूस होता है। हार्मोनिक्स रिड्यूस होता है। एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल। ओके, तो ठीक है, पहला पॉइंट जो बताया, कौन बताया? दीपक सर। दीपक। रिड्यूसेस effect of distorting हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स कम होने की वजह से क्या होता है? वेवफॉर्म ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज इज इंप्रूव। वेवफॉर्म, सो thus the waveform of the generated voltage is improved, ठीक है, and making it approach a sine wave, and making it approach a sine, इसका साइन है वेव प्रॉपर होता है। ठीक है, ये हमारा पहला एडवांटेज। दूसरा क्या है? दूसरा है शॉर्ट पिच वाइंडिंग, मतलब shorten the end of the winding, therefore there is a saving in the conductor material। ठीक है, शॉर्ट पिच कॉइल जब हम लेंगे, कंडक्टर मटेरियल जो होता है, कंडक्टर मटेरियल सेव हो जाता है। सो shorten the ends of the winding and therefore there is a saving in the conductor material, कंडक्टर मटेरियल। सो ये हो गया हमारा दो एडवांटेज। ठीक है, शॉर्ट पिच कॉइल का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा और एक फैक्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ओके, तो हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, दूसरा क्या है डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम ब्रेक फैक्टर भी कहते हैं, इसका और एक नाम है क्या है, BRE है, BT ब्रेक फैक्टर, इसको हम ए सफिक्स टी से डिनोट करते हैं, ए सफिक्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और ब्रेक फैक्टर एक्चुअली क्या है, तो इसको जानने के लिए हमें दो वाइंडिंग के बारे में जानना है। एक तो है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग और दूसरा क्या है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, तो इस वाइंडिंग के बारे में शायद तुम लोग मशीन 1 में पहले ही पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो बता देता हूँ। देखो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या है, जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया कि टर्न, कॉइल, वाइंडिंग, ये क्या होता है। ठीक है, अब मान लो कि एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है, मान लो हमारा एक कॉइल है, जैसे कि कॉइल है, यहाँ पर हमने 3 टर्न लिए, ठीक है, टर्न 3 टर्न कॉइल। ओके, सो ये कॉइल है, इसके साथ इसका कनेक्शन एंड नेक्स्ट ठीक है। ये क्या है, ये एक कॉइल है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न कितना है कॉइल के अंदर, 3। देखो, तीनों सिंगल टर्न कॉइल मिलके, तीनों सिंगल टर्न मिलके एक कॉइल बना है। ठीक है, तो मान लो कि ये कॉइल का ये क्या है, फर्स्ट जो टर्न है उसका जो कॉइल साइड है ए एंड बी। सेकेंड जो टर्न है उसका कॉइल साइड का एक ले लेते हैं सी, एक ले लेते हैं बी, एंड थर्ड वाला जो है तो ई ले लेते हैं, इसको एफ ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा स्टार्टिंग है ये। तो ये एक बेसिकली कॉइल है। अब इस कॉइल को अगर हम कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे, मान लो कि यहाँ पर यहाँ पर मान लो कि स्लॉट से, ओके, यहाँ पर एक स्लॉट से, यहाँ पर एक slot से, यहाँ पर एक,
1 2 3 4 5 6, हमने 6 स्लॉट्स, ठीक है, 6 स्लॉट्स लिए। अब देखो ये जो सारे जो कॉइल है, इस कॉइल साइड ये कॉइल, ये जो कॉइल है, कॉइल का इस साइड पे क्या है, देखो लेफ्ट साइड पे ए सी एंड ई तीनों कंडक्टर है, राइट साइड पे कितना है, बी डी एफ तीनों कंडक्टर है। अगर किसी भी कॉइल का एक साइड का जितना कंडक्टर है उसको अगर किसी भी एक स्लॉट पे अगर हम प्लेस करते हैं, मान लो कि यहां पर हमने प्लेस कर दिया, ठीक है, कौन सा कॉइल को प्लेस किया है, ए सी एंड ई को, ठीक है। एंड इसका जो दूसरा साइड से, दूसरा साइड्स को अगर हमने इस जगह पे प्लेस, मतलब कि हम क्या करते हैं, किसी भी कॉइल का एक साइड एक स्लॉट में रखते हैं और दूसरा साइड किसी और एक स्लॉट में रखते हैं, ठीक है। जब ऐसा होगा तब उस कॉइल को हम क्या कहते हैं, उस कॉइल को हम कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ए सी ई को प्लेस कर दिया है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बी डी एंड एफ ये जो तीनों कंडक्टर है, तीनों कंडक्टर को इस स्लॉट में हमने प्लेस कर दिया। सो बेसिकली क्या होता है, किसी भी कॉइल का दो साइड्स होता है, दो साइड्स का सारे कंडक्टर को अगर एक स्लॉट के अंदर ही हम डाल देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग कहते हैं। द कॉइल साइड ऑफ अ गिवन फेज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सिंगल स्लॉट अंडर अ गिवन फोर्स, ठीक है। सो द कॉइल sides of a given phase, पर्टिकुलर किसी भी एक फेज का जो कॉइल साइड्स होगा, सारे के सारे एक कॉइल साइड को हम एक स्लॉट के अंदर रख देंगे, ठीक है। फेज आर concentrated in a single slot under a given pole, okay। तो ये क्या होगा, ये हमारा पहले कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को हम क्या कहेंगे, इस वाइंडिंग को हम कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कैसा दिखता है, देखो अब हम किसी भी फेज का जो कॉइल है, कॉइल को एक स्लॉट में रखने के, एक स्लॉट में नहीं रखेंगे, अब हम इस कॉइल को सेवरल स्लॉट में प्लेस करेंगे, ठीक है, सेवरल स्लॉट में प्लेस करेंगे। जैसे कि मान लो अब यहाँ पर हमारा, यहाँ पर मान लो कि इस साइड पे हमने मान लो यहाँ पर 1 2 3 स्लॉट्स है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 स्लॉट्स है, यहाँ पर 1 2 3 स्लॉट्स है, यहाँ पर 1 2 1 2 1 2, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये जो कॉइल साइड्स है ए सी ई, इधर है, इधर क्या है, बी एफ। अब ए सी ई इन तीनों कंडक्टर को एक स्लॉट में रखने के बगैर हम तीनों अलग अलग सा स्लॉट में इसको प्लेस करते हैं। मान लो कि
तीनों स्लॉट्स है। सो एक को हम यहाँ पर क्या है ए, एक को हम यहाँ पर रखते हैं ए को। नेक्स्ट क्या है सी, ई को हम इस स्लॉट में रखते हैं, ई को हम इस स्लॉट में रखते हैं, ठीक है। और ए का जो दूसरा साइड है जैसे बी, ऑपोजिट जो स्लॉट्स है मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला, इस वाले में हम कौन कौन सा कंडक्टर को प्लेस करेंगे, बी, यहाँ पर बी। नेक्स्ट जो है यहाँ पर बी एंड ई का जो ऑपोजिट साइड से एफ, एफ को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। मतलब कॉइल साइड्स का जो जितना सारा कंडक्टर है, हर कंडक्टर को एक स्लॉट में नहीं रखेंगे, अब इसको अलग अलग स्लॉट में हम प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से जो वाइंडिंग बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। सो यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करने हम यूज करते हैं, इसका भी तो कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का एक्चुअली एडवांटेज क्या है, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन अभी इतना जान लो कि ये जो है ये होता है एक्चुअली ये कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होता है। ये क्या होता है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ओके। तो देखते हैं distributed winding, they are symmetrically distributed in slots around complete circumference of the armature, okay. They are symmetrically distributed in slots around the complete circumference of the armature of the armature. ओके, सो यहाँ पर किसी भी एक स्लॉट में हर सारे के सारे कंडक्टर को यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर सारे कंडक्टर को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहते हैं। तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड जो वाइंडिंग होता है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का ड्रॉबैक होता है, ठीक है। कि क्या ड्रॉबैक, इन लार्ज मशीन ओनली अ पोर्शन ऑफ द स्टेटर सरफेस इज यूटिलाइज्ड, ठीक है, ओनली अ पोर्शन ऑफ द स्टेटर सरफेस इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का एक कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग एज ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इन लार्ज मशीन only a small portion of the stator surface is utilized. नंबर 2 क्या है, there is serious difficulty is producing a sine waveform.
ऑफ EMF, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का एडवांटेज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का तो कुछ एडवांटेज है, इसलिए तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करते हैं। एक्चुअली ऑल्टरनेटर में हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को यूज नहीं करते, ठीक है, ये बात जान लो। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग ये एक आइडियल केस के लिए हमने दिखाया है। एक्चुअली ऑल्टरनेटर में जो वाइंडिंग यूज होता है वो नेचुरली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है, तो उसका कुछ एडवांटेज है, तो उस एडवांटेज को हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। सो फर्स्ट क्या है? पहला है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, distributed winding generates a voltage wave, generates a voltage wave that is nearly sine wave, that is nearly sine curve, that is nearly sine curve. And second क्या है बताओ तो? कॉपर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आर्मेचर सरफेस। कॉपर यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हमने वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आप देखो, अगर सारे के सारे कंडक्टर को एक ही स्लॉट में अगर हम प्लेस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगा और यहाँ पर हीट यूनिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन इसी कंडक्टर को अगर हम पूरा का पूरा आर्मेचर सरफेस पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ पर हीट जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, हीट यूनिफॉर्म होगा। सो ये भी इसका एक एडवांटेज है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे कॉपर इज evenly distributed on the armature surface, on the armature surface, evenly distributed on the armature surface. Therefore heating is more uniform, heating is more uniform, and this type of winding and this type of winding is more easily cooled, more easily cooled होता है, ठीक है। तो ये इसका दो एडवांटेज है। और ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए लिख दिया कि यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से आता है। मैंने देखा है कि यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे कि गेट हो या फिर हमारे कोई जॉब की कोई एग्जाम हो, वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आता है, MCQ क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, चारों ऑप्शन दे दो, कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का ड्रॉबैक क्या है। सो ये बात को याद रखना, ठीक है। एक तो मैंने दिखाया शॉर्ट पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग, और शॉर्ट पिच कॉइल, फुल पिच कॉइल। तो शॉर्ट पिच कॉइल क्या होता है, फुल पिच कॉइल क्या होता है?
फुल पिच कॉइल का ड्रॉबैक क्या होता है और शॉर्ट पिच कॉइल का जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है। और नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का जो ड्रॉबैक होता है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का जो एडवांटेज होता है क्या होता है। अब यहां से देखो साफ साफ क्लियर है। अब ऑल्टरनेटर का जो वाइंडिंग होता है, ऑल्टरनेटर का जो एक्चुअली वाइंडिंग बनाया जाता है वो एक्चुअली कौन सा वाइंडिंग होता है बताओ तो। यहां से तुमको क्या लग रहा है, ऑल्टरनेटर में हम कौन सा वाइंडिंग को यूज करेंगे, नेचुरली करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फुल पिच या शॉर्ट पिच, शॉर्ट पिच। शॉर्ट पिच। तो अल्टरनेटर में हम शॉर्ट पिच डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। सो ये तो हो गया हमारा शॉर्ट पिच कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। अब हमें देखना है एक्चुअली ब्रेथ फैक्टर जो होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो क्या है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को जानने के लिए ये दोनों वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और जिसको हम ब्रेथ फैक्टर कहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और ब्रेथ फैक्टर क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और ब्रेथ फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और ब्रेथ फैक्टर is defined as the ratio of the actual voltage obtained to the possible voltage if all the coils of a polar group were concentrated in a single slot। ओके, मतलब कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पर भी दिख रहा है, जैसे कि हमने पिच फैक्टर में देखा था कि किसके किसका बीच का रेशियो, शॉर्ट पिच कॉइल में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है एंड फुल पिच कॉइल में जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है इसके बीच का रेशियो। यहाँ पर भी एक हम एक डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग को लेते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में जो वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में जो वोल्टेज जनरेट होगा वो, एंड कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग अगर हम उसकी जगह यूज करते तो उसका जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा दोनों का जो रेशियो होता है वही होता है, ठीक है। एक्चुअली यही डिस्ट्रीब्यूशन है। वहां पर शॉर्ट पिच का वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल पिच का वोल्टेज, यहाँ पर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग का वोल्टेज डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। एंड केडी इज इक्वल टू क्या है, फेजर सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाय arithmetic sum of coil
वोल्टेज पर ओके। केडी क्या है? फेजर सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज। क्यों फेजर सम होता है ये हम आगे जाके देखते हैं। एंड नीचे क्या है? अरिथमेटिक सम ऑफ कॉइल वोल्टेज। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में एक्चुअली हमें दिखने को मिलता है। अरिथमेटिक कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग मतलब हर एक जो कॉइल साइड है या फिर कंडक्टर है एक ही स्लॉट में हम रखते हैं, तो वहां पर क्या होता है? अरिथमेटिक सम होता है वोल्टेज का। तो अरिथमेटिक सम ऑफ कॉइल वोल्टेज पर फेज, तो ये जो रेशियो होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फैक्टर और ब्रेक फैक्टर क्या, ठीक है। सो अब इसको थोड़ा डिराइव करेंगे, लेकिन आप तो इम्यूनिटी बचा है, टाइम तो नहीं है। अच्छा, तुम लोगों को सेकेंड हाफ पे कोई क्लास है? नो सर। सेकेंड हाफ पे कोई क्लास नहीं, तो ठीक है, सेकेंड हाफ में एक क्लास रखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक को आज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड हाफ में शायद देखते हैं 3 बजे या फिर 2:30 बजे हम एक क्लास का हम एक मीटिंग अरेंज करते हैं, ठीक है। 2:30 बजे हो या 3 बजे हो या 3:30 बजे हो, जो टाइम सही रहेगा हम शेड्यूल को अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अब पूरा ये जो बात है, ये जो फंडा है, पूरा क्लियर है ना, या फिर समझने में कोई दिक्कत है? क्लियर है सर। जूही जूही कुमारी, यस सर। ठीक है यहाँ तक? यस। रुचिका? यस सर, क्लियर है। ओके। अच्छा, कोमल, कोमल कुमारी, कोमल, मीनू, मीनू शाह, यस सर, क्लियर है। तुम क्लास क्यों नहीं करती हो? सर करते हैं, कुछ दिन से क्लास मिस हो गया था। नहीं नहीं, तुमको तो नहीं दिखता है क्लास में। पिछले जब जब 4th सेम में हमने देखा था तुम रेगुलरली क्लास करते थे, लेकिन इस सेमेस्टर में तुम्हें तो नहीं दिख रहा है, तुम तो क्लास नहीं करते हो। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? Minusha, I am asking you, यस सर। क्या प्रॉब्लम है? सर इंडक्शन मशीन का क्लास किए थे सर, ऑल्टरनेटर का नहीं किए हैं। इंडक्शन मशीन का सारे क्लास किए हो? यस सर, मैक्सिमम किए हैं। क्लास क्यों छूट रहा है? इसका कारण क्या है? बाहर कोई काम वाम करती हो क्या? नो सर। तब अब रेगुलरली क्लास करना, हमें दिखना चाहिए। ओके सर। कोमल कुमारी, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट आप में मिलते हैं।